हेलो दोस्तों, क्या हाल है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आइए नजर डालते हैं आज की सभी बड़ी खबरों पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना नाम कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। यह निर्णय महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लिया गया है, जिसे पूरे देश में सम्मान के साथ मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक अभियान के तहत 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में गांजा, चरस, हेरोइन और बम बनाने का पाउडर जब्त किया गया। पुलिस को इस कार्यवाही की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर तस्करों के ठिकानों पर रेड की गई। गिरफ्तार आरोपियों में अनंतनाग के सहगुंड सल्लर निवासी गुलाम नबी भट्ट भी शामिल हैं। उनके घर में मादक पदार्थों का बड़ा स्टोर पाया गया। इस कार्यवाही से स्थानीय सुरक्षा बलों की सतर्कता और मादक पदार्थ तस्करी पर काबू पाने की कोशिशों का संकेत। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने चंडीगढ़ सेक्टर 10 में हुए ग्रेनेड हमले के मामले में एक और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच में पता चला कि यह हमले की साजिश पाकिस्तान और अमेरिका से रची गई थी। इस हमले में बाबर खालसा इंटरनेशनल BKI से जुड़े आतंकियों का हाथ था। गिरफ्तार पंजाब निवासी अभिजोत सिंह उर्फ बाबा उर्फ गोपी को चार्जशीट किया गया है। पाकिस्तान स्थित हरविंदर सिंह और अमेरिका के गैंगस्टर हैप्पी पासिया ने भारत में हथियार पहुंचाने और फंडिंग का जिम्मा संभाला था। इससे पहले 2 अन्य आरोपी रोहन मसीह और विशाल मसीह को भी चार्जशीट किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर दशहरा लोकोत्सव 2025 में कहा कि माओवादियों से बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक वे आत्मसमर्पण नहीं करते। उन्होंने पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों के लिए 4 लाख करोड़ से अधिक राशि खर्च करने का जिक्र किया। गृह मंत्री ने आदिवासियों के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने अगले साल 31 मार्च तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के संकल्प को दोहराया। अमित शाह ने हथियार उठाने वालों को चेतावनी दी और कहा कि सुरक्षा बल उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने सभी नक्सलियों से विकास में सहभागी बनने की अपील की। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौतें हुई हैं, जिनमें अधिकांश बच्चे छिंदवाड़ा के थे। इसके बाद पूरे देश में कफ सिरप को लेकर डर का माहौल बन गया। राजस्थान सरकार ने केसेंस फार्मा जयपुर की 19 दवाओं के वितरण पर रोक लगा दी है। राज्य के ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप और अन्य दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई घटिया दवाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदायों के विकास के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। भारत सरकार ने 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया है। इस मौके पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्म योगी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए जनजातीय समुदाय अगले 10 साल तक अपने गाँवों के विकास की दिशा खुद तय करेगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व अभियान है। इसमें लगभग 30 राज्यों के 1 लाख गांवों और टोलों के 11 करोड़ 5 लाख से ज्यादा जनजातीय नागरिक शामिल होंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक निर्माणाधीन इमारत से कंकाल मिलने की खबर ने इलाके में सनसनी फैला दी है। यह कंकाल कोतनूर के पास एक अपार्टमेंट में पाया गया। बताया गया है कि यह किसी व्यक्ति का है जो लगभग 7-8 महीने पहले मृत हुआ था। इमारत से जुड़ा मामला अदालत में लंबित था, इसलिए पिछले 10 साल से निर्माण कार्य रुका हुआ था और इमारत खंडहर बन गई थी। शुक्रवार को मालिक ने मजदूर लेकर सफाई और निर्माण का काम शुरू किया। इसी दौरान मजदूर कंकाल देखकर चीख पड़े। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी में जुटा है। राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर 2016 से शराबबंदी लागू है। इस बीच मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ की शराब जब्त की गई है। उत्पाद विभाग ने 5 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। गोदाम से 960 कार्टन विदेशी शराब, 1 टाटा 407 वाहन और 1 पिकअप जब्त किए गए। विभाग अब कारोबारियों के मोबाइल के जरिए माफिया तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है। यह कार्रवाई चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। पाकिस्तानी उच्चायोग के वीजा डेस्क में जासूसी और रिश्वतखोरी का बड़ा कांड सामने आया है। हरियाणा के पलवल जिले से वसीम अख्तर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। मामले में वीजा स्टाफ आवेदकों से रिश्वत लेते थे और उन्हें संवेदनशील जानकारी देने के लिए मजबूर करते थे। मध्यस्थों के जरिए धन का प्रवाह भी होता था। यह कांड पंजाब और हरियाणा के कई मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान उच्चायोग में सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार और जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में शांति प्रयासों के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा की है।
मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत स्थायी और न्याय संगत शांति के प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है। मोदी ने ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत किया और सिंगापुर में छुट्टियां मनाने आए 2 भारतीय नागरिकों को होटल के कमरों में 2 यौनक कर्मियों से लूटपाट और हमला करने के मामले में सख्त सजा सुनाई गई है। अदालत ने 23 वर्षीय आरो असामी डाइससन और 27 वर्षीय राजेंद्रन माइलार्सन को 5 साल 1 महीने की जेल और 12 बेंत की सजा दी। दोनों ने अपने अपराध कबूल कर लिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह दोनों भारत से 24 अप्रैल को छुट्टियां मनाने सिंगापुर पहुंचे थे। 2 दिन बाद लिटिल इंडिया इलाके में घूमते वक्त एक व्यक्ति ने उन्हें यौन सेवाओं का ऑफर दिया और वहीं से पूरी वारदात की शुरुआत हुई। अदालत ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए कड़ा फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक मंदिर के पुजारी को लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने पर धमकाने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना मदनपुरा इलाके की है, जहां पुजारी संजय प्रजापति ने बताया कि पूजा के बाद उन्होंने टेप रिकॉर्डर पर भक्ति गीत चलाए थे। इसी दौरान अब्दुल नासिर और उसका बेटा वहां पहुंचे और उनसे लाउड स्पीकर बंद करने को कहा। जब पुजारी ने इनकार किया तो उन्होंने गाली गलौज और धमकियां दी। पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त गौरव बंसल ने बताया कि मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए शनिवार को 62,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सबसे बड़ी योजना पीएम सेतु है, जिसकी लागत करीब 600 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत देश भर के 1000 सरकारी ITI संस्थानों को आधुनिक बनाया जाएगा। इसमें हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया गया है, जिसमें 200 हब ITI और 800 स्पोक ITI होंगे। मोदी ने कहा कि यह पहल युवाओं को नई तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसर देगी। केंद्र सरकार इसे स्किल इंडिया मिशन की नई दिशा के रूप में देख रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने तमिलनाडु में भगवान श्री राम की तस्वीर जलाए जाने की घटना पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि राम के राष्ट्र में रावण के खानदान वाले लोग सक्रिय हैं और ऐसे लोगों पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने आराध्य की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। वहीं आई लव मोहम्मद विवाद पर उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद या आई लव महाकाल बुरा नहीं है, लेकिन सिर तन से जुदा जैसी मानसिकता कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीओके पर भी उन्होंने कहा कि यह सही समय है अपनी जमीन वापस लेने का। दिवाली और त्योहारों से ठीक पहले महाराष्ट्र के पुणे और पिपरी चिंचवड और आसपास के इलाकों में CNG गैस की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। प्राकृतिक गैस की लागत बढ़ने के कारण अब CNG 1 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। नई दरें 2 अक्टूबर की रात से लागू हो चुकी हैं और अब CNG का खुदरा मूल्य 90 रुपये प्रति किलो हो गया है। यह इस साल में तीसरी बार है जब इन इलाकों में CNG की कीमतें बढ़ी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में गैस कंपनियां फिर दाम बढ़ा सकती हैं। इससे ऑटो और टैक्सी किराए पर भी असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पार्टी पहली बार किसी महिला नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है। 2020 से JP नड्डा इस पद पर हैं, जिनका कार्यकाल लोकसभा चुनाव 2024 तक बढ़ाया गया था। अब चुनाव संपन्न होने के बाद पार्टी नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया के अंतिम दौर में है। चर्चा है कि इस बार महिला नेता को मौका दिया जा सकता है, जिससे पार्टी के इतिहास में नया अध्याय लिखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक निर्मला सीतारमण, दग्गुमती पुरंदेश्वरी और वाणती श्रीनिवासन सबसे प्रमुख दावेदार हैं। इनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। डिजिटल भुगतान में बढ़ती धोखाधड़ी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 2 स्तर की पहचान आवश्यक होगी, जैसे OTP के साथ पासवर्ड पिन या बायोमेट्रिक पहचान। यह नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। RBI ने कहा है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन में एक यूनिक पहचान जरूरी होगी, ताकि फ्रॉड की संभावना कम हो। साथ ही अगर कोई ट्रांजैक्शन संदिग्ध लगता है तो बैंक ग्राहक से अतिरिक्त सत्यापन कर सकेगा। यह कदम डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। भारतीय रेलवे ने मिजोरम के बाद अब नागालैंड से भी मालगाड़ी परिचालन शुरू कर दिया है, जिससे पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को नया बल मिला है। हाल ही में 24 सितंबर को तेलंगाना से सीमेंट से भरी पहली रैक मोलबम स्टेशन पहुंची थी। इसके बाद 29 सितंबर को मोलबोम से जिरानिया के लिए पत्थर की चिप्स से लदी पहली रैक रवाना की गई।
यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। इससे व्यापार, उद्योग और स्थानीय रोजगार को भी बड़ा लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने फास्ट टैग सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए 15 नवंबर से नया नियम लागू करने की घोषणा की है। अब अगर किसी वाहन में फास्ट टैग नहीं है या वह काम नहीं कर रहा है तो ड्राइवर को टोल का 1.25 गुना भुगतान यूपीआई से करना होगा। यह मौजूदा नियमों से राहत देने वाला बदलाव है, क्योंकि पहले 2 गुना नकद भुगतान करना पड़ता था। वहीं अगर आपका फास्ट टैग सही है लेकिन टोल मशीन खराब है तो बिना भुगतान टोल पार किया जा सकेगा। इससे टोल एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ेगी और ड्राइवरों को सुविधा मिलेगी। वर्तमान में 98% टोल संग्रह फास्टैग से होता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की एकलव्य महिला आईटीआई की छात्रा त्रिशा तावड़े ने पूरे देश में प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने सेंट्रल जोन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रथम स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय मेरिट सूची में जगह बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अक्टूबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में त्रिशा को सम्मानित किया। इस मौके पर पीएम ने पीएम सेतु योजना की शुरुआत भी की, जो युवाओं के कौशल विकास और रोजगार अवसरों को बढ़ाएगी। समारोह में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए वर्षा जल संचयन अब अनिवार्य बनाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि 100 वर्ग मीटर से बड़े सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूरी होना चाहिए। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की बैठक में योगी ने कहा कि जल संकट अब सामूहिक चिंता का विषय बन चुका है। उन्होंने बताया कि चेक डैम, तालाब और ब्लास्ट कूप जैसी व्यवस्थाएं वर्षा जल को भूमि में समाहित कर भूजल स्तर बढ़ाने में मदद करती हैं। सीएम योगी ने इसे स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया और कहा कि यह बड़े बांधों के मुकाबले किफायती और प्रभावी समाधान है। जयपुर के RUHS अस्पताल में आयोजित बीजेपी के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला कार्यकर्ता कैंसर मरीज को बिस्किट देने के कुछ सेकंड बाद पैकेट वापस लेती दिख रही है। यह घटना सांगानेर विधानसभा के शिवपुर मंडल में 23 सितंबर को हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। कई लोगों ने इसे सेवा के नाम पर दिखावा बताया है, जबकि पार्टी पदाधिकारियों ने इसे गलतफहमी बताया है। अमेरिका में FBI चीफ काश पटेल ने एक ट्रेनी को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसने अपने वर्क प्लेस पर प्राइड फ्लैग लगाया था। CNN की रिपोर्ट के अनुसार यह कर्मचारी कई वर्षों से FBI में सेवा कर चुका था और उसे कई पुरस्कार भी मिले थे। पत्र में फ्लैग का नाम नहीं था, लेकिन पटेल ने उस पर राजनीतिक संकेतों के अनुचित प्रदर्शन का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक वह पहले लॉस एंजल्स में डायवर्सिटी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रह चुका था और वहां भी अपने डेस्क पर प्राइड फ्लैग लगाता था। इस फैसले को लेकर अमेरिका में भेदभाव